अध्याय 231 गुप्त क्षेत्र का विनाश। उसके शरीर का अंदरूनी भाग अत्यंत अस्त व्यस्त था और यद्यपि वह अपने शरीर के भीतर की आत्मिक ऊर्जा पर अपना नियंत्रण खो रहा था, फिर भी एक प्रकार की ऊर्जा थी जिसे वह उस समय नियंत्रित कर सकता था। यह ऊर्जा ड्रैगन के आकार की ऊर्जा थी जो स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ उसके शरीर में विलीन हो गई। इससे पहले जब उसने स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, तो वह इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था, लेकिन अभी वह अपनी इच्छानुसार इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। शायद वह अपनी सफलता के कारण ऐसा कर पाया और मार्शल सम्राट दायरे का मार्शल कलाकार बन गया। लेकिन अब जब वह इसे नियंत्रित कर सकता था तो उसने अराजक ऊर्जा को छोड़ दिया और इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। जब उन्होंने इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रसारित किया तो वे आश्चर्यचकित होने के साथ साथ स्तब्ध भी हुए। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और दूसरा कारण ये था कि वह महसूस कर सकता था कि जब भी वह इस ऊर्जा को प्रसारित करता था तो अराजक ऊर्जा थोड़ी शांत हो जाती थी। यह अप्रत्याशित था, लेकिन इस क्षण जब वह अराजक ऊर्जा से विस्फोट के गंभीर खतरे में था, उसकी आंखों के सामने एक आशा प्रकट हुई। यह अफसोस की बात थी कि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में तब्दील होने के बाद ही ड्रैगन के आकार की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अपने मानव रूप में वह इसके अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था। आखिर यह कैसी ऊर्जा है? ये शियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया। इसे ड्रैगन फोर्स कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशेष ऊर्जा है जो केवल ड्रैगन के पास होती है। ड्रैगन वंश के कई अन्य जानवरों में भी यह ऊर्जा होती है, लेकिन वे अपनी इच्छा से इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे वह फ्लड ड्रैगन हो या असली ड्रैगन, ड्रैगन फोर्स को अपनी इच्छा से नियंत्रित करने के लिए आपको ड्रैगन बनना होगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये जियाओ को ड्रैगन के आकार की ऊर्जा के बारे में समझाया जो वास्तव में ड्रैगन फोर्स थी। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से स्पष्टीकरण सुनने के बाद ही ये जियाओ यह समझने में सक्षम हो पाया कि वह अपने मानव रूप में ड्रैगन फोर्स के अस्तित्व को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह अपने सामान्य रूप में होता है, यानी अपने मानव रूप में, तो उसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं होता। और जब वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है तो उसका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं होता। ड्रैगन में तब्दील होने के बाद वह एक सच्चा ड्रैगन बन जाता है। चाहे उसका मांस हो, हड्डियां हो या उसका खून, सब कुछ ड्रैगन के मांस, हड्डियों और खून में बदल जाता है। और यही कारण था कि वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद ड्रैगन फोर्स के अस्तित्व को महसूस कर सका। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, वह अधिक से अधिक क्षमताओं और ड्रैगन होने के रहस्यमय पक्ष की खोज कर रहा था। सटीक रूप से कहें तो स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन होने के नाते। गड़गड़ाहट। ये शियाओ को उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला गया और तेज गड़गड़ाहट की आवाज आए। उसने आसमान की ओर देखा तो पाया कि स्वर्गीय बिजली बिखर कर गायब हो गई है, जबकि बड़ी लाल आंख ने एक बार फिर उसे और भी ज्यादा ठंडक के साथ देखा। स्वर्गीय दाओ की आंख ये शियाओ की हरकत से नाराज थी। एक चींटी द्वारा हमला किया जाना और घायल होना जो अभी बड़ी भी नहीं हुई है, बहुत अपमानजनक था। यह न केवल स्वर्गीय दाओ की आंख के लिए अपमानजनक था, बल्कि स्वर्ग के लिए भी अपमानजनक था। ये गुस्सा था, सचमुच बहुत गुस्सा था। श्वा। मोटी लाल रोशनी की एक और किरण जो अत्यंत उच्च विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, एक बार फिर बड़ी लाल आंख से बाहर निकली, लेकिन इस बार इसका लक्ष्य ये जियाओ नहीं बल्कि गुप्त क्षेत्र था। बूम 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 बूम। जिस क्षण लाल विनाशकारी प्रकाश की मोटी किरण गुप्त क्षेत्र से टकराए, एक अत्यंत जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई विस्फोट हुए। मैं फक्त हूं। तुम बर्बाद हो गए हो। गुप्त क्षेत्र स्वर्गीय दाओ की आंख से होने वाले हमले को सहन करने में असमर्थ था। गुप्त क्षेत्र पहले से ही एक अपूर्ण दुनिया थी। जब इस पर ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का हमला हुआ जो अगर हमला करती तो पूरे निचले क्षेत्र को भी नष्ट कर सकती थी, तो यह एक अपूर्ण दुनिया इस तरह के हमले को कैसे सहन कर सकती थी? अनगिनत विस्फोटों के बाद यह बहुत तेज गति से नष्ट हो रहा था। यह दृश्य देखकर जहां गुप्त क्षेत्र को उसकी अपनी आंखों से नष्ट किया जा रहा था, ये शियाओ ने कहा कि वह बर्बाद हो गया है, जबकि उसके दिव्य सागर के अंदर आत्मा भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन ने कहा कि वह बर्बाद हो गया था। ये शियाओ स्वर्गीय दाओ की आंख के खिलाफ केवल इसलिए लड़ने में सक्षम था क्योंकि उसके पास स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की क्षमता थी, जो कि भक्षण करने की क्षमता थी। वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में भी रूपांतरित हो सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वह भक्षण क्षमता का अधिक सटीकता से उपयोग कर सकता था। लेकिन अब चूंकि गुप्त क्षेत्र स्वयं नष्ट हो रहा था और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी।
ये जियाओ को एक ठंडी नजर से देखते हुए स्वर्गीय दाओ की आंख की पलक धीरे धीरे बंद हो गई और आकाश से गायब हो गई। स्वर्गीय दाओ की आंख में उस आखिरी नजर को देखकर ये शियाओ क्रोधित हो गया। वह बता सकता था कि स्वर्गीय दाओ की आंख गायब होने से पहले उस पर सूंघी है, स्पष्ट रूप से उसके साथ चींटी जैसा व्यवहार कर रही है। गुप्त क्षेत्र को नष्ट होते देख स्वर्ग के प्रति उसकी घृणा चरम पर पहुंच गई। ये जियाओ, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। इस समय दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये जियाओ से कहा, जो अभी भी अपनी आंखों में अपार घृणा के साथ आसमान की ओर देख रहा था। ये सुनकर कि अभी भी एक रास्ता है जिसके माध्यम से वह अपनी जान बचा सकता है, ये शियाओ ने तुरंत पूछा, वह चीज क्या है? जल्दी करो और मुझे बताओ। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि वह अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकता है। वह बस रास्ता जानना चाहता था और तुरंत कार्रवाई करना चाहता था ताकि वह यहां न गिरे। अध्याय 232 स्थानिक ब्लेड। ये देखकर कि ये शियाओ सुन रहा था, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने पूछा, क्या तुम उस ब्लैक होल को देखते हो? ये शियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा बताई गई दिशा में देखा और देखा कि किसी समय एक ब्लैक होल बन गया था जो गुप्त क्षेत्र को अपनी ओर खींच रहा था। संभवतः यहां लगातार हो रहे विस्फोट के कारण ऐसा हुआ। हाँ, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। जब तुम ब्लैक होल के अंदर खींचे जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा, जैसे तुम्हारे शरीर की रक्षा करता हूं। तुम भी ड्रैगन फोर्स से इसकी रक्षा करो। ड्रैगन फोर्स का कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें उस विनाशकारी ऊर्जा को भी समझना और नियंत्रित करना होगा जिसे तुमने स्वर्गीय दाओ की आंख से प्राप्त किया है। उस ऊर्जा को नियंत्रित करें और अपने चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध बनाएं। यह आपको कुछ हद तक स्थानिक अशांति से बचाएगा। इस तरह आपका शरीर अभी भी संरक्षित किया जा सकता है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। ये शियाओ ने 5 सांसों तक सोचा और पूछा, क्या मैं स्वर्गीय मोती में प्रवेश नहीं कर सकता? अगर मैं स्वर्गीय मोती में प्रवेश करता हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप नहीं जा सकते। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, यदि आप स्वर्गीय मोती में प्रवेश करते हैं, भले ही आपको कुछ भी नहीं होगा, आप नीला आकाश महाद्वीप में वापस नहीं जा सकते। जब गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा, तब भी आप जीवित रहेंगे, लेकिन आप अंतरिक्ष में दिखाई देंगे। आपका स्थान अज्ञात होगा। आप अकेले अंतरिक्ष में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? भले ही आप सैकड़ों वर्षों तक अपनी पूरी गति से अंतरिक्ष में यात्रा करें, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप किसी अन्य महाद्वीप या ग्रह को खोजने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आप ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो आप किसी ग्रह के ठीक सामने आ सकते हैं। खैर, यह अभी भी गारंटी नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर स्थानिक अशांति से बचने के बाद आप किसी ग्रह के सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा वास्तव में होता है तो क्या वह स्थिति उस स्थिति के समान नहीं होगी जहां आप स्वर्गीय मोती के अंदर छिप जाएंगे और गुप्त क्षेत्र के विनाश से बच जाएंगे? किसी भी तरह से आपको ऐसे ग्रह की खोज करनी होगी जहां सभ्यता मौजूद हो। लेकिन अगर आप ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो किसी ग्रह के सीधे सामने आने की एक और संभावना अभी भी है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कुछ सांसों के बाद समझाया। गुप्त क्षेत्र लगभग नष्ट हो चुका था। ये शियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा दी गई विधि को चुना और ड्रैगन फोर्स का उपयोग करके अपने चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बनाया। फिर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया। जब वह अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तो उसे ब्लैक होल के अंदर खींच लिया गया। उसे लगा जैसे अनगिनत ब्लेड उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात थी कि ड्रैगन फोर्स द्वारा बनाई गई बाधा बहुत मजबूत थी और स्थानिक ब्लेड को झेलने में सक्षम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानिक ब्लेड और भी ज्यादा शक्तिशाली होते गए। ड्रैगन फोर्स बैरियर स्थानिक ब्लेड के इतने ज्यादा हमले को झेल नहीं पाया और वह धीरे धीरे टूटने लगा। ये शियाओ को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अभी भी अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। स्वर्गीय गड़गड़ाहट। उसने आकाशीय गड़गड़ाहट छोड़ी और आकाशीय गड़गड़ाहट का उपयोग करके अपने चारों ओर एक कोकून बनाया। इस समय वो गड़गड़ाहट के कोकून के अंदर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आत्मा की रक्षा दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा की जा रही थी, जबकि उसका शरीर उसके चारों ओर मौजूद वज्र कोकून द्वारा संरक्षित था। बूम बूम। अंतरिक्षीय ब्लेड बार बार वज्र कोकून से टकरा रहे थे। वज्र कोकून पूरी तरह से स्वर्गीय वज्र का उपयोग करके बनाया गया था और इस वजह से इसकी अपनी प्रकृति बहुत विनाशकारी थी।
जब स्थानिक ब्लेड थंडर कोकून से टकरा रहे थे तो वह भी जवाबी हमला कर रहा था। लेकिन स्थानिक ब्लेड अनगिनत थे, वह उन सभी के खिलाफ जवाबी हमला कैसे कर सकता था। ये भी धीरे धीरे टूटने लगा और कुछ ही देर बाद पूरी तरह टूट गया। अब ये जियाओ और स्थानिक ब्लेड के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्थानिक ब्लेड को ये जियाओ पर वार करने से रोक सके। श्वा 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 आह! स्थानिक ब्लेड ने ये जियाओ को मारना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने एक दर्दनाक चीख निकाली क्योंकि वह जीवित कटने के दर्द को सहन कर रहा था। स्थानिक ब्लेड से उसे जो चोटें लग रही थीं, वे कम से कम 3 से 5 इंच गहरी थीं। उसे यह जानना होगा कि वह वर्तमान में स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के रूप में था और उसका शरीर पहले से ही इस रूप में मानव की तुलना में दसियों गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे भयानक घाव मिले। यदि उसे मानव रूप में स्थानिक ब्लेडों से हमले मिले होते तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। वह अंतरिक्षीय ब्लेडों द्वारा निर्दयतापूर्वक काटा जा रहा था, जो एक जाल की तरह थे तथा उसे हर दिशा से घेरे हुए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन खून की ये बूंदें कोई साधारण खून नहीं बल्कि स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन का खून था। खा जाओ! स्थानिक ब्लेडों के सभी भयानक प्रहारों को सहन न कर पाने के कारण ये शियाओ ने अपनी आंखों के साथ साथ अपना मुंह भी खोला और अपने चारों ओर के सभी स्थानिक ब्लेडों को एक ही घूंट में निगल लिया। स्थानिक ब्लेड को खाने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जहां तक स्थानिक ब्लेड की बात है, जिसे उसने खाया था, वह ये शियाओ के शरीर के अंदर कहीं छिप गया था, उसके द्वारा उन्हें खोजने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय तक उसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकी। फिर उसने चुपचाप विनाशकारी ऊर्जा को एक बार फिर महसूस करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसे लगा कि उसके आसपास की जगह सिकुड़ने लगी है। इससे वह बुरी तरह डर गया, लेकिन शायद वह इतना भाग्यशाली था कि सिकुड़ती हुई जगह फिर से सामान्य हो गई। अध्याय 233 एक नई दुनिया। ब्लैक होल में अब तक जो भी खतरा उसे झेलना पड़ा, वह कुछ भी नहीं था। सबसे खतरनाक हिस्सा तो बस आने ही वाला था। ये यांग अंतरिक्ष की अंतहीन धारा में तैर रहा था, अंतहीन अंधकार से घिरा हुआ। अंतरिक्ष ब्लेड एक बार फिर वापस आ गए और ये शियाओ के बड़े शरीर से टकराने लगे, जिससे उसे और अधिक चोट लग रही थी। अंतरिक्ष के ब्लेड में कोई नियमितता नहीं है। ब्लेड द्वारा काटे गए मांस और रक्त अचानक बह गए, और चाहे उसका मांस स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के रूप में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये स्थानिक ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं था। पहले तो ये शियाओ का अशांत अंतरिक्ष केवल अंतरिक्ष की अस्थिरता के कारण था, लेकिन अब अंतरिक्ष के अधिक से अधिक ब्लेड उस पर हमला कर रहे थे। स्थानिक ब्लेड के हमलों का विरोध करते हुए ये जियाओ विनाशकारी ऊर्जा को भी महसूस करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाए। वह विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। जैसे ही उसने विनाशकारी ऊर्जा को महसूस किया, उसने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, और बहुत कठिनाई के साथ उसने अंततः विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित किया और एक बार फिर अपने चारों ओर लाल अवरोध बना लिया। ऐसा करने के बाद ही उसे राहत की गहरी सांस मिली। अब उसने अपने आसपास की ओर देखा, जो पूरी तरह से अंधेरे में था और जहां रोशनी का कोई नामोनिशान नहीं था। यहां तक कि विनाशकारी ऊर्जा से बना अवरोध जो लाल रंग में चमक रहा था, वह अंतहीन अंधकार में एक अकेले जुगनू की तरह था। वह अपने आसपास के क्षेत्र को रोशन करने में असमर्थ था। ये जियाओ, अभी आराम से मत बैठो। जल्दी करो और उन स्थानिक ब्लेडों को नियंत्रित करो जिन्हें तुमने खा लिया, और अपनी पूरी ताकत से किसी भी दिशा में हमला करो। जब ये शियाओ थोड़ा आराम कर रहा था तो उसने अपने मन में दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके दिव्य सागर के अंदर का ड्रैगन उससे क्या करवाना चाहता था, फिर भी उसे विश्वास था कि यह उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अतः जैसा कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे बताया था, उसने स्थानिक ब्लेडों को महसूस किया, उन्हें नियंत्रित किया और आगे बढ़कर हमला किया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ब्लेडों के आपस में टकराने की आवाज सुनाई दी, लेकिन अचानक रोशनी की एक किरण ने आगे का अंतहीन अंधेरा चीर दिया और एक उजली दुनिया सामने आ गई। स्थानिक दरार से एक चूषण बल निकला, और चूंकि ये जियाओ स्थानिक दरार के सामने था, इसलिए उसे बल द्वारा दरार के अंदर खींच लिया गया। जिस क्षण ये शियाओ को चूसा गया, वह अपनी चेतना खो बैठा और उसके चारों ओर का लाल घेरा भी गायब हो गया। उसका शरीर भी वापस मानव जैसा हो गया। वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। बूम! चूंकि ये जियाओ ने अपनी चेतना खो दी थी, इसलिए उसे पता नहीं था, लेकिन स्थानिक दरार सीधे उसे एक अलग दुनिया में ले गई। उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। वह जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ये शियाओ की आंखें अभी भी बंद थीं, खुलने का कोई संकेत नहीं था। वह जमीन पर निश्चल पड़ा था। अच्छा, यहाँ कोई है।
अचानक बहुत तेज कदमों की आवाज आई। किसी ने ये जियाओ को ढूंढ लिया और आश्चर्य से आवाज निकाली, हे भगवान, यह आदमी इतना दुखी है कि इसे इतना काटा गया है। इसकी चोटों को देखो, वे बहुत भयानक हैं। क्या वह मर चुका है या जीवित है? ये वाकई दुखद है। वह मरा हुआ लग रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है। एक ने आह भरी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमें उसे बचाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उसे बचाया जा सकता है। ये जियाओ के आसपास दर्जनों लोग थे, लेकिन ये जियाओ अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बदलाव को नोटिस नहीं किया हो। चूंकि वह अभी भी जीवित है, इसलिए उसे बचा लो। अचानक एक स्पष्ट लेकिन उदासीन आवाज आई। हालांकि आवाज थोड़ी उदासीन थी, फिर भी सुनने में सुखद थी। लेकिन मैडम, हम अभी जल्दी में हैं। एक व्यक्ति ने कुछ चिंता के साथ कहा। जाहिर तौर पर उसे लगा कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए मामले में देरी करना थोड़ा अनुचित था। मैं जो कहूं वही करो। तुम्हें बस उसे बचाना है। जहां तक हमारे मामले का सवाल है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। युवती ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में असंतोष था। हाँ मिस। आदमी ने मिस की असंतुष्टि सुनी और बोलने से डर गया। उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि केवल वह ही सुन सके, मैं बदकिस्मत हूं, और ये जियाओ की मदद करने चला गया। ये जियाओ को गाड़ी में ले जाया गया। 50 साल के एक आदमी ने ये जियाओ को धीरे से देखा और उसके शरीर पर चोट देखी। उन घावों को अब साधारण घाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप कोई घाव नहीं देख सकते, आप सिर्फ कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़े देख सकते हैं। उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो अभी भी बरकरार और ठीक था। उसके शरीर पर आंख के अलावा कोई भी जगह नहीं बची थी। उसके शरीर का लगभग पूरा हिस्सा बुरी तरह से घायल था। वह जगह जगह बुरी तरह घायल हो गया था और यदि उसे तुरंत उपचार नहीं दिया गया तो उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। जो आदमी ये जियाओ को देख रहा था उसका नाम झोंग लैंग था। उसने बहुत देर तक ये जियाओ को देखा, अपने सिर की सुन्नता को रोका, ये जियाओ के बुरी तरह से फटे हुए कपड़े उतारे और ये जियाओ के शरीर पर एक क्रीमी मरहम लगाया। जैसे ही मरहम ने ये जियाओ के शरीर को छुआ, उसने एक सफेद धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनने में डरावनी थी। एक बार जब मरहम पूरे शरीर पर लगा दिया जाता है तो दर्द कुछ ऐसा नहीं होता जिसका लोग विरोध कर सकें। ये दर्द शायद उसकी चेतना वापस ला सकता है। झोंग लैंग ने अपने दिल में बड़बड़ाया और ये जियाओ के शरीर पर मरहम लगाना जारी रखा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ये जियाओ अभी भी स्थिर था। यहां तक कि उसकी पलकें भी नहीं फड़क रही थीं, जिससे झोंग लैंग को ये जियाओ के लिए चिंता होने लगी। उसके हाथ में जो मरहम है वह कैंगलान शहर की एक जानी मानी कीमती औषधि है। यह आघात पर चमत्कारी प्रभाव डालता है, लेकिन दर्द भी अजीब और असहनीय होता है। उसके पूरे शरीर पर मरहम लगाने के बाद उसने ये जियाओ को एक लंबे सफेद रिबन से मम्मी की तरह लपेटा और ये जियाओ को गाड़ी में अकेला छोड़ दिया। अध्याय 234 चुकानी होगी कीमत। लोगों का समूह बेहोश ये जियाओ को कैंगलान शहर नामक शहर में ले आया और सीधे एक टावर जैसी इमारत की ओर बढ़ गया जो कैंगलान शहर के केंद्र में ऊंची खड़ी थी। मिस, उसके बारे में क्या? गाड़ी रुकी और लोग नीचे उतरे। वे बड़े टावर की ओर बढ़ने लगे। अचानक झोंग लैंग ने युवती को रोका और पूछा, ओह हाँ, हमने उस व्यक्ति को अपने साथ ले लिया है। मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गई थी। उसे पीछे के बगीचे में ले आओ और ग्रैंड मास्टर सोन को बुलाओ ताकि वह उसकी हालत देख सके और अगर संभव हो तो उसे ठीक कर दे। उस युवती ने कहा और अन्य अधीनस्थों के साथ चली गई। वह जल्दी में दिख रही थी और चूंकि ये जियाओ बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं। इसलिए उसने अगर संभव हो तो शब्द का इस्तेमाल किया। झोंग लैंग ने अपनी युवा प्रेमिका को देखा, हल्के से सिर हिलाया और फिर ये जियाओ को उठाकर टावर जैसी इमारत में घुस गया। वह सीधे पीछे के बगीचे में चला गया। यह एक सुंदर बगीचा था जो हरे पेड़ों से घिरा हुआ था। पीछे के बगीचे की लगभग 100 मीटर जमीन पर एक तालाब था जो कई खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ था। इस झील के बीच में एक छोटा सा जहाज तैर रहा था। झोंग लैंग ने ये जियाओ को नाव पर लाया और उसे किनारे पर एक छोटे लेकिन आलीशान और खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया और फिर ग्रैंडमास्टर सोन को बुलाने के लिए चला गया। ये नाव छोटी थी लेकिन बहुत आलीशान थी। जिस तरह से ये थी उससे यह आसानी से पता चल जाता था कि यह मुख्य रूप से मेहमानों के मनोरंजन के लिए थी। कुछ ही देर बाद झोंग लैंग एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के साथ लौटा। वह ये जियाओ के पास बैठा और कुछ देर तक उसके शरीर को देखता रहा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, इस युवक की हालत बहुत गंभीर है।
मैं उसका इलाज जारी रख सकता हूं, लेकिन वह कब जागेगा यह मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता। मैंने इस युवक के शरीर पर इस तरह के घाव पहले कभी नहीं देखे। उसके चेहरे को छोड़कर उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो घायल ना हो। ऐसा लगता है जैसे उसे अनगिनत तीखे ब्लेडों से हजारों बार काटा गया हो। जब झोंग लैंग ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, ग्रैंडमास्टर सॉन्ग, कृपया उसका इलाज शुरू करें। आप हमारी युवा मिस की वर्तमान स्थिति को जानते हैं। वह पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है और इस वजह से वह इस युवक पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। लेकिन उसने मुझे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा ताकि तुम उसका इलाज कर सको। जब ये युवक जाग जाएगा तो हमारी युवा मिस तुम्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेगी। ग्रैंडमास्टर सॉन्ग ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं उसका इलाज शुरू करूंगा, लेकिन मैं उसके इलाज की गारंटी नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? झोंग लैंग ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गया है। फिर झोंग लैंग ने ये शियाओ का इलाज शुरू किया और लगभग 2 घंटे बाद वह झोंग लैंग के साथ घटनास्थल से चला गया। कुछ समय बाद जब वे दोनों चले गए, रहस्यमय ऊर्जा ने ये शियाओ के शरीर को घेर लिया और उसका शरीर नाव से गायब हो गया। स्वर्गीय मोती स्वर्गीय मोती के अंदर 9 मंजिला शिवालय की दूसरी मंजिल पर ये शियाओ का अचेत शरीर अचानक 7 से 8 साल की उम्र की एक छोटी लड़की के पास प्रकट हुआ। ये छोटी लड़की लिटिल येलो पौधों की रानी थी। उसने ये जियाओ की गंभीर हालत को देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या मुझे उसे ठीक करना चाहिए? उसे जवाब देने के लिए एक गरिमा में आवाज गूंजी, नहीं, उसे छोड़ दो। उसे धीरे धीरे ठीक होने दो, अन्यथा बाहर के लोग सदमे में आ जाएंगे। अगर उन्हें ये जियाओ नहीं मिला होता तो उसे ठीक करने में कोई समस्या नहीं होती। आपकी क्षमता को देखते हुए वह कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता। लेकिन चूंकि उसे वे लोग ही लेकर आए थे, इसलिए अगर उन्हें पता चलेगा कि ये शियाओ इतनी जल्दी ठीक हो गया है तो यह उनका ध्यान आकर्षित करेगा। यह आवाज दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की थी, जो आगे कहता रहा, वैसे भी उसकी आत्मा मेरे द्वारा सुरक्षित थी और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मैंने उसे नो ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना करने के लिए कहा था। वह वर्तमान में अपने दिव्य सागर के अंदर नो ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना कर रहा है। उसे अपनी साधना तकनीक की दूसरी परत को पूरी तरह से विकसित करने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। वह पहले से ही बाहरी पदार्थ के बारे में सब कुछ भूल चुका है जब उसने नो ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत की साधना शुरू की थी, और वह इसे पूरी तरह से विकसित करने के बाद ही जागेगा। तो जब तक उसकी आत्मा यहां नहीं जागती तब तक बाहर कीमियागर को उसे धीरे धीरे ठीक करने देना ठीक रहेगा। उसके जागने के बाद आप ये जियाओ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से सहमति जताई। ये शियाओ की ओर देखते हुए उसने फिर कहा, हालांकि वह वास्तव में बुरी तरह से घायल है, फिर भी उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ रही है। वह पहले से ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला है। यदि यह जारी रहा तो वह जागने से पहले फिर से स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करेगा। इस बारे में चिंता मत करो, हम उसे यहाँ छिपा सकते हैं और जब उसकी साधना स्थिर हो जाएगी तो हम उसे फिर से बाहर भेज सकते हैं। इस तरह जब वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्वर्गीय क्लेश से बच सकता है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे धीरे से उत्तर दिया। लेकिन अगर हम वास्तव में ऐसा करते हैं तो जब वह मार्शल सेंट दायरे में प्रवेश करेगा तो उसे जो स्वर्गीय संकट का सामना करना पड़ेगा वह कम से कम 2 गुना नहीं 3 गुना या उससे भी अधिक भयानक होगा, जितना उसे होना चाहिए। लिटिल येलो ने एक बार फिर ये जियाओ के प्रति अपनी चिंता दिखाई। हाँ, उसे स्वर्गीय संकट से बचने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा। कुछ समय बाद ये शियाओ का शरीर 9 मंजिला शिवालय की दूसरी मंजिल से गायब हो गया और एक बार फिर नाव के सुंदर बिस्तर पर प्रकट हुआ। अध्याय 235 सुजुएर। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ये शियाओ अभी भी बेहोश था और इस दौरान उसे बचाने वाली युवती दर्जनों बार उसकी स्थिति देखने आई। लगभग सभी लोग ये जियाओ के बारे में अपनी उम्मीद खो चुके थे। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर सॉन्ग ने भी कहा था कि ये जियाओ शायद कभी भी नहीं जागेगा और अगर वह जागता भी है तो उसे जागने में बहुत लंबा समय लगेगा। उस युवती का नाम सुजुएर था। वह सु परिवार की पहली महिला थी जो वर्तमान में एक ऐसी समस्या का सामना कर रही थी जिसने सु परिवार को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया था। कैंगलान शहर एक आजाद शहर था।
ये 3 देशों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी भी देश ने इस शहर को अपने अधीन करने की हिम्मत नहीं की। और इसका कारण था टावा का मालिक। यह मीनार कैंगलान शहर में 1000 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है। कहा जाता है कि इस मीनार का मालिक एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जो अपनी ताकत से तीनों देशों को आतंकित कर सकता था। यह व्यक्ति ही एकमात्र कारण था जिसके कारण कैंगलान शहर कभी किसी देश के अधीन नहीं हुआ। टावा का मालिक हजारों सालों से रह रहा है। कुछ 100 साल पहले उसने एक शिष्य को स्वीकार किया, जो सू परिवार का पूर्वज था। उसने सू परिवार की स्थापना की और टावर इस परिवार का घर बन गया। इस मीनार में कुल 7 मंजिलें हैं, जिनमें से भूतल से लेकर चौथी मंजिल तक सू परिवार का हिस्सा है। मीनार का मालिक छठी मंजिल पर रहता है। छठी मंजिल, जो कि मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल भी थी, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि सू परिवार के पूर्वज, जो मालिक या मीनार के एकमात्र शिष्य थे, वे भी कभी वहां नहीं गए। ऐसी अफवाह है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ दैवीय चीज मौजूद है, कुछ ऐसा जो पूरे महाद्वीप पर राज करने में मदद कर सकता है। इन अफवाहों के कारण इस मीनार ने कई काश्तकारों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे पाने की हिम्मत नहीं की, और इसका कारण था मीनार का एकमात्र मालिक। 2 वर्ष पूर्व टावा का मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तथा अपने पीछे सू परिवार को छोड़ गया, जिसने टावा पर कब्जा कर लिया था। जब टावा का मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, तो सभी शक्तिशाली लोग आकर सू परिवार के लिए समस्याएं पैदा करने लगे। उन्होंने कई बार सू परिवार को मनाने की कोशिश की कि वे उन्हें ऊपरी मंजिल पर जाने दें, लेकिन सू परिवार ने उन्हें कभी अनुमति नहीं दी। सू परिवार के अनुसार यह मीनार उनके पूर्वज के स्वामी द्वारा छोड़ी गई थी, और चूंकि उनके पूर्वज के स्वामी यहां नहीं थे, इसलिए मीनार और उसमें मौजूद सामान की सुरक्षा करना सू परिवार की जिम्मेदारी थी। तीनों देशों की सभी शक्तिशाली ताकतें सू परिवार पर दबाव बनाने लगीं कि उन्हें ऊपरी मंजिल में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन हर बार सू परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्हें डर था कि टावा का मालिक फिर से आ सकता है, और अगर उन्होंने सू परिवार को कुछ किया तो टावा का मालिक जरूर बदला लेगा। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लिया और सू परिवार पर हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने सू परिवार को जाने भी नहीं दिया। चूंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सभी शक्तिशाली ताकतों ने एक गठबंधन बनाया और 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता को सूचित किया, जो पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, जो 3 देशों सहित कई देशों को नियंत्रित करता था। जब युवा संप्रदाय के नेता को उस रहस्यमयी चीज के बारे में पता चला जो किसी को पूरे महाद्वीप पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर सकती थी, सब कुछ जानने के बाद उन्होंने तीनों देशों के गठबंधन को कुछ लाभ दिया और टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहस्यमय वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुरंत कैंगलान शहर आ गए। जब वह बल प्रयोग करके मीनार में प्रवेश करने वाला था, तो उसने सुजुएर को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और सू परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुजुएर ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में उसने सू परिवार को अपने प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करने के लिए 3 साल का समय दिया। 3 साल बाद भी अगर सू परिवार सुजुएर की शादी उससे करने के लिए राजी नहीं हुआ, तो वह न केवल ऊपरी मंजिल पर मौजूद चीज को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेगा, बल्कि पूरे सू परिवार को भी नष्ट कर देगा। 2 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं और अब समय सीमा तक केवल 1 वर्ष ही शेष है। इन 2 सालों में सू परिवार ने टावर के मालिक की तलाश के लिए कई लोगों को भेजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस वजह से सू परिवार इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में है। पूरे कैंगलान शहर में सू परिवार का पूर्वज सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी साधना मार्शल सम्राट क्षेत्र के 5वें चरण में थी। सुजुएर बहुत प्रतिभाशाली थी। वह इस साल केवल 19 वर्ष की थी, लेकिन वह कुछ महीने पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन फिर भी वे 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय के गुरु से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे पूरा 100 तलवार संप्रदाय था। उसकी खुद की साधना बहुत पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जबकि वह सुजुएर की ही उम्र का था। पूरे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय होने के कारण 100 तलवार संप्रदाय के साधक बहुत अहंकारी हो गए हैं। यहां तक कि साम्राज्य का वर्तमान सम्राट भी उनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि 100 तलवार संप्रदाय पर एक मार्शल सेंट रियल्म साधक की नजर थी। पूरे साम्राज्य में केवल 100 तलवार संप्रदाय ही एकमात्र संप्रदाय था जिस पर मार्शल सेंट क्षेत्र साधक का नियंत्रण था। यह साधक 100 तलवार संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था, जिसने 5 साल पहले मार्शल सेंट क्षेत्र में प्रवेश किया था। अध्याय 236 सू परिवार। अंडस्को सू परिवार अंडस्को
टॉवर की दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल में सू जूएर, उसके पिता जो सू परिवार के वर्तमान मुखिया थे, उसकी मां और सू परिवार के पूर्वज सहित सू परिवार के कई बुजुर्ग एकत्र हुए थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना सिर नीचे झुकाए एक घुटने पर बैठा था और सू परिवार के पूर्वज से अपना सिर ऊपर उठाने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। उठो, सू परिवार के पूर्वज ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और कहा, पूर्वज, हमने पूर्वजों के स्वामी के निशान खोज लिए हैं, लेकिन क्या? जारी रखो। ये सुनकर कि वे अपने मालिक के निशान खोजने में सक्षम थे, सू परिवार के पूर्वज तुरंत उत्साहित हो गए। लेकिन हमने जो सुराग इकट्ठा किए हैं उनसे हमें पता चला है कि पूर्वजों के गुरु की हत्या 100 तलवार संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के नेता ने की थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधेड़ की बात सुनकर सू परिवार के पूर्वज तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर सू परिवार के बाकी सदस्य भी खड़े हो गए। 100 तलवार संप्रदाय। सू परिवार के पूर्वज ने एक लंबी सांस ली, 100 तलवार संप्रदाय का नाम लेते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर अपनी सीट पर बैठ गए। पूर्वज, अब हमें क्या करना चाहिए? सू परिवार के मुखिया ने पूछा। सू परिवार के पूर्वज ने सू जूएर को देखा, कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, हम निश्चित रूप से जूएर का विवाह 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय के गुरु से नहीं कर सकते, भले ही हमें मरना पड़े। जहां तक मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल से संबंधित मामले का सवाल है, मेरे मालिक ने एक बार कहा था कि अगर कोई वहां छिपकर भी चला जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कि मेरे मालिक भी जब वहां खोजने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सू परिवार के सदस्यों ने उसकी बात सुनी तो वे चौंक गए। सू परिवार के मुखिया सू जूएर के पिता सू लिंग ने आश्चर्य से पूछा, पूर्वज, क्या आपका मतलब है कि टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ भी नहीं है? अगर यह सच है तो टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर किसी दिव्य चीज के होने की अफवाहें झूठी हैं। नहीं, अफवाह गलत नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वाकई कोई दिव्य चीज है। वह चीज मेरे गुरु के गुरु ने छोड़ी है, जिन्हें वह चीज एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। मेरे गुरु ने कहा कि यह चीज हमारी दुनिया की उत्पत्ति, पवित्र जानवर महाद्वीप से जुड़ी है। वह चीज एक अजीब बक्से के अंदर है। मेरे मालिक और उनके मालिक दोनों ने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खोल पाए। अजीब बक्से को खोलने में असमर्थ होने के कारण मेरे मालिक के मालिक ने उस बक्से को टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपा दिया। यहां तक कि मेरे मालिक भी उस चीज को छिपाने के बाद उसे ढूंढने में असमर्थ थे, इसलिए संदेह है कि कोई और उसे ढूंढ पाएगा। सू परिवार के पूर्वज ने समझाया। सू परिवार के सभी सदस्य सोच में पड़ गए जब उन्होंने उस अजीब बक्से और उसके अंदर की चीज के बारे में सुना जो पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है। सू जूएर ने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई भी बॉक्स खोलने में सक्षम नहीं था तो पूर्वजों के मालिक को कैसे पता चला कि अंदर की चीज हमारी दुनिया की उत्पत्ति से संबंधित है? उसके पूर्वज ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, जब मेरे स्वामी के स्वामी को प्राचीन खंडहर में वह चीज मिली थी तो उसके साथ उन्हें एक कागज का टुकड़ा भी मिला था। वहां सब कुछ लिखा हुआ था। चलो इस विषय को फिलहाल बंद कर देते हैं। अभी भी 1 साल बाकी है। अगर हमें अभी भी अपने परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो हम सू परिवार अपने स्वामी का बदला लेने के लिए 100 तलवार संप्रदाय के खिलाफ मौत तक लड़ेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो जूएर हमारे सू परिवार के अन्य बच्चों के साथ व्हाइट टाइगर साम्राज्य छोड़ देगी ताकि हमारा वंश जारी रहे। जब सू परिवार के पूर्वज ने ऐसा कहा तो सू परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे भी नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा कम उम्र में मर जाए। ये सुनकर सू जूएर की आंखों से आंसू बह निकले। उसके परिवार ने पहले ही उसके कारण बहुत कुछ सहा है और अब वे 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय के नेता से उसकी शादी न होने देने के लिए स्वेच्छा से मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। यह उसके परिवार द्वारा उसके लिए किया जा रहा बहुत बड़ा त्याग था। उसने अपने पूर्वज की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, पूर्वज, कृपया ऐसा न करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को मेरी वजह से मरना पड़े। अगर मेरा परिवार जिंदा रह सकता है तो मैं 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु से शादी करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं। सू परिवार के पूर्वज ने उसे सीधे तौर पर कठोर भाव से अस्वीकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जूएर, यह मामला तुमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। 100 तलवार संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के गुरु ने मेरे गुरु को मार डाला। वह मेरा कट्टर दुश्मन है। जब से उसने मेरे गुरु को मारा है, सू परिवार और 100 तलवार संप्रदाय के बीच खूनी दुश्मनी पहले ही बन चुकी है। मैं निश्चित रूप से अपने परिवार की बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगा जो मेरे दुश्मन से संबंधित हो।
सुजुएर ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पूर्वज वास्तव में भड़क गए थे जब उसने कहा कि वह 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय के गुरु से शादी करेगी। जाओ और देखो कि तुमने जिस व्यक्ति को बचाया है उसकी हालत में कोई सुधार हुआ है या नहीं। अगर वह 1 साल बाद भी नहीं उठा तो वह भी हमारे सुपरिवार के साथ मर जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा जो हमारे सुपरिवार के बच्चों के साथ तुम्हारे भागने में बाधा उत्पन्न करे। सुपरिवार के पूर्वज ने कहा। अध्याय 237 आत्मा विनाश। एक खूबसूरत झील के बीच में एक छोटी सी नाव पर ये जियाओ बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। इस समय एक बहुत ही खूबसूरत युवती एक बूढ़े आदमी के साथ ये जियाओ के पास पहुंची। ये युवती सुजुएर थी। अपने पूर्वज के कहने पर वही ये जियाओ की हालत देखने यहां आई थी। ये जियाओ की हालत 1 साल पहले जैसी ही थी, केवल उसके कुछ छोटे मोटे शारीरिक घाव ठीक हो गए थे। उसका बाकी शरीर अभी भी वैसा ही था, गहरे ब्लेड के घावों से भरा हुआ। ग्रैंडमास्टर सोंग, उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सुजुएर ने लंबी सांस ली और पूछा। युवती सु, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं इस युवक को 1 साल से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया हूं। ग्रैंडमास्टर ने आह भरते हुए कहा। सुजुएर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस ली और ग्रैंडमास्टर सोंग के साथ कुछ देर बाद वहां से चली गई। समय बीतता गया लेकिन ये शियाओ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जल्द ही 1 और वर्ष बीत गया। ये शियाओ 2 साल से पवित्र पशु महाद्वीप के नाम से जानी जाने वाली इस दुनिया में था। इन 2 सालों में हालांकि उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसकी साधना में काफी तेजी से वृद्धि हुई। वह अब पहले से ही 5वें चरण के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। जब वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था तो लिटिल येलो ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की मदद से ये जियाओ को स्वर्गीय मोती के अंदर ले आया ताकि वह स्वर्गीय क्लेश से बच सके। उस दिन आकाश में गरजने वाला तूफान अपना लक्ष्य न पा पाने के कारण तितर बितर होने से पहले पूरे 3 घंटे तक क्रोध में गरजता रहा। यद्यपि इस बार ये जियाओ स्वर्गीय क्लेश से बचने में सक्षम था और इससे भी अधिक भयानक स्वर्गीय क्लेश उसे मार्शल सेंट दायरे में सफलता पाने के लिए इंतजार कर रहा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे पहले से ही पूरे एजियोर स्काई महाद्वीप और पवित्र जानवर महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक कहा जा सकता है। यह अफसोस की बात थी कि वह अभी भी बिना किसी जागने के संकेत के बेहोश था। उसके अभी तक न जागने का एक ही कारण था, वह अभी भी नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत की साधना कर रहा था। खेती करते समय वह समय के प्रवाह को भूल चुका है। इस दिन ये शियाओ ने पूरे 2 साल सोने के बाद अचानक अपनी आंखें खोली। जागने के बाद उसने अपरिचित परिवेश को देखा। वह खड़ा होना चाहता था लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने अपने शरीर को देखा तो वह अपनी खुद की दयनीय स्थिति देखकर चौंक गया। अपने शरीर की भयानक स्थिति को देखकर उसे अचानक गुप्त क्षेत्र, ब्लैक होल और अंतरिक्ष ब्लेड के विनाश के बारे में याद आया जिसने उसे इस हद तक घायल कर दिया था कि वह खुद अपने शरीर को देखकर डर गया था। इन 2 वर्षों में वह अपने दिव्य समुद्र के अंदर साधना कर रहे थे और अंततः नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना को शिखर तक ले गए। उसकी अपनी प्राचीन दिव्य आत्मा एक साधारण आत्मा से विकसित होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। एक प्राचीन दिव्य आत्मा की सबसे भयावह संभावना ये थी कि कोई भी आत्मा का हमला उसे कभी भी घायल नहीं कर सकता। नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत को चरम तक साधना करने के बाद उसने कई आत्मा क्षमताएं भी प्राप्त की हैं। उन क्षमताओं में से सबसे भयानक क्षमता को आत्मा विनाश कहा जाता था। चाहे उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा कितनी भी बलवान क्यों न हो, जब तक वह चाहे अपने विचार मात्र से प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को नष्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रतिद्वंद्वी की साधना उसके समान ही होनी चाहिए या वे उससे कमजोर होने चाहिए। यदि वह साधना की दृष्टि से अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा को नष्ट करना चाहता है तो उसे कुछ न कुछ कीमत चुकानी होगी। ये क्षमता आत्मा विनाश भी सबसे भयानक और शक्तिशाली क्षमता थी जो उसने स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन की भक्षण क्षमता के अलावा प्राप्त की थी। उसने कई अन्य प्रकार की आत्मा क्षमताएं प्राप्त की, लेकिन वे सभी आत्मा विनाश से कमजोर थीं। अब अपने दिव्य समुद्र के अंदर अपना तीसरा ड्रैगन बनाने से पहले केवल अंतिम चरण ही बचा था। वह अंतिम चरण उठा सकता है, लेकिन उससे पहले वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझना चाहता था, जिसमें वह कहाँ था और यह किस तरह की दुनिया थी। छोटी पीली, मुझे अपनी जीवन शक्ति सार की एक बूंद दे दो, अन्यथा कौन जानता है कि मुझे अपने आप ठीक होने में कितने साल लगेंगे।
ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना के माध्यम से स्वर्गीय मोती के अंदर छोटी पीली से संपर्क किया, लेकिन छोटी पीली ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसे सुना ही नहीं। ये जियाओ ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने अभी तक उसके फोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप, मेरी रानी, कृपया मुझे अपने जीवन शक्ति सार की एक बूंद दे दो। मुझे वास्तव में इसकी तत्काल आवश्यकता है। अपने गुस्से में ये जियाओ स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और वहां प्रकट हुआ जहां लिटिल येलो थी। वो उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन उसके चारों ओर अभिमानी आभा और उसके घमंडी रूप को महसूस करते हुए उसे अचानक याद आया कि वह चाहती थी कि वह उसे रानी कहे। जब ये जियाओ ने उसे रानी कहा, तभी उसने उसकी ओर देखा और अपनी उंगली हिलाई। उसकी उंगली से तरल की एक हरी बूंद निकली और ये जियाओ की ओर उछली। ये शियाओ ने उस हरे तरल की बूंद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपना मुंह खोला और वह हरा तरल उसके मुंह के जरिए उसके पेट में चला गया। जिस क्षण उसने लिटिल येलो के जीवन शक्ति सार की एक बूंद मिली, एक हरे रंग की रोशनी ने ये शियाओ के शरीर को घेर लिया और थोड़ी देर बाद बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ये शियाओ पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं बची थी। वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। चाहे उसकी बाहरी या आंतरिक चोटें हों, वे सभी ठीक हो गई थीं। लिटिल येलो को धन्यवाद देने के बाद ये जियाओ स्वर्गीय मोती से गायब हो गया और नाव पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। वह इस जगह से अपरिचित था, इसलिए उसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से इसके बारे में पूछा। उसने ये भी पूछा कि यह जगह कब से है और इस दौरान क्या क्या हुआ है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे सब कुछ बता दिया। ये जानते हुए कि 2 साल हो चुके हैं, ये शियाओ हैरान था, लेकिन वह उत्साहित भी था। यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वह नीला आकाश महाद्वीप में नहीं था, बल्कि पवित्र जानवर महाद्वीप नामक एक अलग दुनिया में था। बस इसके बारे में सोचकर ही वह बेहद उत्साहित हो गया। लेकिन फिर जब उसने अपनी वर्तमान साधना को देखा तो वह चौंक गया। बिना कुछ किए वह पहले ही मार्शल पूर्वज क्षेत्र में कदम रख चुका था, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह वास्तव में मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें चरण में था। उसकी साधना वास्तव में बिना कुछ किए ही बहुत तेजी से बढ़ी है। वह जानता था कि यह सब उसके द्वारा अमर की दुनिया को निगलने के कारण हुआ है, जो अमर के लिए शक्ति का स्रोत भी था। जब उसने अपने शरीर और अपनी साधना की सावधानीपूर्वक जांच की, तो हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसने राहत की गहरी सांस भी ली। उसके शरीर में अब कोई अराजक ऊर्जा नहीं थी। वह अब अपनी आत्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने उस दुनिया को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है जिसे मैंने पहले निगल लिया था? ये शियाओ ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, तुमने ऐसा किया है। ये सौभाग्य की बात है कि तुमने जिस दुनिया को निगला वह एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अभी अभी अमर आधार क्षेत्र में पहुंचा है। जब उसे किसी ने सील किया था तब उसका क्षेत्र अभी स्थिर नहीं हुआ था। इस वजह से उसकी दुनिया विकसित नहीं हो पाए और एक सच्ची दुनिया में विकसित नहीं हो पाए। अन्यथा तुम दुनिया को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते, तुम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब तक वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, वह बहुत खुश था। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह पहले ही बहुत परेशानी का सामना कर चुका है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने फिर उसे सुजुएर के बारे में बताया, जो पिछले 2 वर्षों से उसकी देखभाल कर रही है। ये जियाओ ने इन 2 सालों में उसकी देखभाल करने के लिए सुजुएर को एक उपहार देने का फैसला किया। उसने जेड लूट्स और कुछ अन्य औषधीय जड़ी बूटियां तैयार की, साथ ही 5 रहस्यमय हथियारों में से 2 हथियार जो उसके हाथ लगे थे, जो ट्रू नाइट जिया वुफेन द्वारा छोड़े गए थे। उन्होंने सुजुएर से पवित्र जानवर महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की भी योजना बनाई, ताकि वह इस दुनिया की कुछ बुनियादी समझ हासिल कर सकें। वह अब सुजुएर या उसके किसी अधीनस्थ के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अपने उपहार दे सके और इस दुनिया की जानकारी हासिल कर सके। अध्याय 238 एक महीने का वादा। झील के केंद्र में एक नाव पर ये जियाओ सुजुएर या उसके किसी अधीनस्थ के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उससे मिल सके और इतने सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। लगभग 3 घंटे बाद उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को आते देखा। ये कैसे संभव है? जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ये जियाओ को देखा तो वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसका आश्चर्य एक बड़े सदमे में बदल गया। कल ही वह ये जियाओ की देखभाल करने के लिए यहाँ आया था। ये जियाओ अभी भी बेहोश था और उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था, लेकिन अभी ये जियाओ बिस्तर पर बैठा था और उसके शरीर पर उन भयानक घावों का कोई निशान नहीं था।
एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर चुटकी काटी तो उसे दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब यह था कि यह निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था। ये वास्तव में वह लड़का था जो एक दिन पहले बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक था। उसे यह जानना होगा कि ग्रैंडमास्टर सॉन्ग, जो कि कीमिया के ग्रैंडमास्टर थे, भी उसे ठीक करने में असमर्थ थे। कीमिया के मामले में ग्रैंडमास्टर सॉन्ग से ज्यादा सक्षम कोई नहीं था। ग्रैंडमास्टर सॉन्ग ने एक बार कहा था कि केवल एक पिलकिन ही ये जियाओ को बचा सकता है और उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अगर वे ये जियाओ को ठीक करने के लिए एक पिलकिन को आमंत्रित कर सकते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना है। लेकिन पिलकिन को ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये जानना जरूरी है कि पिलकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कीमिया के शिखर पर खड़ा है। वे ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। मान लीजिए कि उन्हें एक पिलकिन मिल गया और उन्होंने उससे ये जियाओ की चोट को ठीक करने के लिए आमंत्रित किया। पिलकिन खुद उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। कैंगलान शहर अभी भी एक छोटा शहर था। खुद को शांत करने के बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और ये जियाओ के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी जब उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं झोंग लैंग हूं। क्या मैं इस छोटे भाई का नाम पूछ सकता हूं? ये शियाओ ने भी अपने हाथ ऊपर करके जवाब दिया, मेरा नाम ये शियाओ है। क्या तुम ही हो जो मुझे यहाँ लेकर आए हो? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से ये जियाओ को इन 2 सालों में उसके साथ और उसके आसपास जो कुछ भी हुआ सब पता था। इस वजह से उसने झोंग लैंग को आसानी से पहचान लिया। यह मेरी युवा महिला थी जिसने हमें आपको बचाने का आदेश दिया था। मेरी युवा महिला का नाम सुजू एर है और वह सू परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आप वर्तमान में। झोंग लैंग ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया और ये जियाओ के पूछने से पहले ही उसने उसे सुजू एर, सू परिवार और कैंगलान शहर के बारे में बता दिया। ये जियाओ अवाक होकर झोंग लैंग की बातें सुनता रहा। झोंग लैंग ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसने आखिरकार वह सवाल पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। छोटे भाई, ये कल भी तुम्हारे शरीर पर अनगिनत भयानक घाव थे, लेकिन अभी एक खरोंच भी नहीं है। कैसे? ये शियाओ ने मुस्कुराते हुए एक सरल उत्तर दिया, जिसके बारे में उसने अपनी चोटों को ठीक करने के बाद पहले ही सोच लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज उठा और 7वीं कक्षा की उपचार गोली खा ली। 7वीं कक्षा की उपचार गोली? भाई, ये साम्राज्य के किसी बड़े परिवार से आते होंगे, है ना? झोंग लैंग को तब झटका लगा जब उसने जाना कि ये शियाओ ने जो गोली खाई थी वह वास्तव में 7वीं कक्षा की गोली थी। वह पहली बार ये शियाओ का मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं है, मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आया हूं। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं एक कीमियागर हूं और मैंने जो गोली खाई थी उसे मैंने ही परिष्कृत किया था। झोंग लैंग को ये शियाओ की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने ये शियाओ को ध्यान से देखा और कहा, भाई, ये मजाक कर रहे होंगे। आप मेरी छोटी बहन से ज्यादा उम्र के नहीं दिखते। आप 7वीं कक्षा की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? अगर आप वाकई ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले से ही एक गोली राजा हैं? इस बार ये जियाओ ने उसका खंडन नहीं किया। वह बस मुस्कुराता रहा और झोंग लैंग के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद उसने झोंग लैंग को उसे सुजू एर और सू परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए लाने दिया। वह पहले सुजू एर को सूचित करने गया और वापस आकर वह ये जियाओ को टॉवर की दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल में ले गया। वहां सू परिवार के उच्च वर्ग के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। ये शियाओ को यहां लाए जाने के बाद सू परिवार के मुखिया ने उससे कई सवाल पूछे। आखिरकार ये शियाओ को बिना किसी खरोंच के उनके सामने सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा देखना किसी चमत्कार जैसा था। कुलपति के हर सवाल का जवाब देने के बाद क्या उसे लंबी सांस लेने का मौका मिला? सू परिवार भी हैरान रह गया जब उन्होंने ये जियाओ को ये कहते हुए सुना कि उसने जो गोली खाई है वह उसके द्वारा परिष्कृत की गई है। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी नज़र में ये जियाओ सिर्फ शेखी बघार रहा था। ये जियाओ के बारे में उनकी धारणा तुरंत कुछ स्तरों से कम हो गई। सू परिवार के सदस्यों के मन में केवल एक ही विचार था, इस दुनिया में इतना युवा पिलकिन कैसे हो सकता है? ये जियाओ ने भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें सोचने दिया कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जो ये जियाओ की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। ये शियाओ के चेहरे पर उदासीन मुस्कान देखकर सुजू एर को यकीन हो गया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डींगे मारे। अगर नहीं तो उसके चेहरे पर उदासीन मुस्कान क्यों थी? अगर वह सच में शेखी बघार रहा होता तो अभी ये देखकर कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है
वह सू परिवार को समझाने की कोशिश करता। लेकिन ये शियाओ ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह बस अपनी जगह पर हाथ पीछे करके खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान भी थी, जैसे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी कारण से उसे विश्वास होने लगा कि ये जियाओ सच हो सकता है। वह वास्तव में एक पिलकिंग हो सकता है। वैसे भी चूंकि ये जियाओ पहले ही जाग चुका है, उसे अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए, अन्यथा वह सू परिवार के मामले में फंस जाएगा और 100 तलवार संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु द्वारा मारा जा सकता है। ये सोचते हुए सू जूएर ने कुछ कदम आगे बढ़कर ये जियाओ को सू परिवार की परेशानी के बारे में विस्तार से बताया और उससे अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द सू परिवार को छोड़ दे ताकि वह अपनी जान बचा सके। उसने उसे विस्तार से बताया क्योंकि यह मामला कोई रहस्य नहीं था। सू परिवार से बाहर जाने के बाद उसे वैसे भी इस मामले के बारे में पता चल ही जाता। इस मामले के बारे में जानने के बाद ये जियाओ ने सू जूएर को देखा, जिसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी यह उसकी सुंदरता को छिपाने में असमर्थ था। वह झाओ यूफेई और झाओ किंग एर से कम सुंदर नहीं थी। जब सू जूएर ने उसे जल्द से जल्द सू परिवार छोड़ने के लिए कहा तो सू परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उसके फैसले का समर्थन किया और उसे जाने के लिए कहा। ये शियाओ ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि इस परिवार के बुजुर्गों के पास केवल मार्शल किंग दायरे की ताकत है, जबकि सबसे मजबूत केवल मार्शल सम्राट दायरे में था। ये देखकर ये जियाओ ने अपने दिल में कुछ तय किया और सू जूएर को देखते हुए गंभीरता से कहा, चूंकि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपका एहसान कैसे नहीं चुका सकता। मैं 1 महीने के लिए सू परिवार के लिए गोलियों को परिष्कृत करने का वादा करता हूं और इस 1 महीने में आप मुझसे अपनी इच्छानुसार कोई भी गोली परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। मैं आखिरी बार कहूंगा, मैं वास्तव में 6ठी और 7वीं कक्षा की गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। इस बार ये शियाओ के वाक्यों में गंभीरता महसूस करके सभी लोग भी गंभीर हो गए। उसने जो बताया उससे लगता है कि वह वाकई एक पिलकिंग हो सकता है। बस यही सोचकर यहाँ मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली और ये शियाओ को ऐसे देखा जैसे वे किसी खजाने को देख रहे हों। अभी भी कई लोग थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें सू परिवार के मुखिया भी शामिल थे, लेकिन चूंकि ये जियाओ ने खुद कहा था कि वह सू परिवार के लिए 1 महीने तक गोलियां परिष्कृत करेगा, इसलिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं था। यदि ये जियाओ वास्तव में उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है तो यह उनके सू परिवार का लाभ होगा, और यदि वह नहीं कर सका तो वे बस ये जियाओ को भेज देंगे। जूएर, उसे तीसरी मंजिल पर ले जाओ और उसे एक बड़ा कमरा दे दो। सू परिवार के मुखिया ने सू जूएर से कहा। अगर ये जियाओ उनके लिए गोलियां परिष्कृत कर दे तो सू परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। अध्याय 239 उत्साह। सू जूएर ये जियाओ को तीसरी मंजिल पर एक विशाल कमरे में ले गई। इस कमरे में एक और कमरा था और वह भी विशाल था। ये जियाओ इस कमरे में बस गया। यहाँ वह एक कमरे का उपयोग आराम करने के लिए कर सकता है और दूसरे कमरे का उपयोग सू जूएर की दयालुता का बदला चुकाने के लिए सू परिवार के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है। सू जूएर ने गुप्त रूप से ये जियाओ की साधना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे देख पाने में असमर्थ थी, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। इससे पहले जब ये जियाओ अभी भी बेहोश था, उसने उसकी साधना के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये जियाओ को ये कहते हुए सुनने के बाद कि वह गोली राजा है और 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि एक युवक जो उससे उम्र में बड़ा नहीं है, इतनी कम उम्र में गोलियों का राजा कैसे बन सकता है। उसे यह जानना होगा कि गोलियां बनाना कोई छोटी बात नहीं है। कीमिया के ग्रैंडमास्टर बनने के लिए 50 साल से अधिक का अनुभव चाहिए। इस दुनिया में कीमिया के शिखर पर खड़े पिलकिंग बनने की तो बात ही छोड़िए। यह देखकर कि वह ये शियाओ की साधना की जांच करने में असमर्थ थी, उसे कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। अगर वह ये शियाओ की साधना की जांच करने में असमर्थ थी तो इसका केवल एक ही मतलब था। इसका मतलब है कि ये शियाओ उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये शियाओ ने निश्चित रूप से महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक भावना उसे परखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसके उदास चेहरे को देखने के बाद ये शियाओ मुस्कुराया और कहा, यदि आप मेरी साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो बस मुझसे पूछें। क्या आप नहीं जानते कि किसी की गुप्त रूप से जांच करना एक बुरी आदत है? सू जूएर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब ये जियाओ ने सीधे तौर पर गलती की। उसने कहा, मैं बस उत्सुक थी। मुझे अपने व्यवहार के लिए खेद है। ये ठीक है। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और पूछा, मेरे पास गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्रियां हैं। मैं इन गोलियों को परिष्कृत करने जा रहा हूं।
मैं जिस गोली को परिष्कृत करने जा रहा हूं, वह सीधे मार्शल किंग दायरे में किसी को मार्शल सम्राट दायरे में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, चाहे वे मार्शल किंग दायरे के किसी भी चरण में हो। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई मार्शल सम्राट क्षेत्र साधक इस गोली को खा ले, तो वह अपनी साधना में 2 छोटे चरण भी आगे बढ़ा सकता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस गोली के उपभोक्ता के शरीर में अग्नि तत्व जागृत होने की भी कुछ संभावना होती है। ये जियाओ जितना ज्यादा बोलती गई, सु जुएर का चेहरा उतना ही चौंकता गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हों। जिस गोली के बारे में ये शियाओ बात कर रहे थे उसे ब्लेज युआनपिल के नाम से जाना जाता था, और इस गोली का मुख्य घटक एक आध्यात्मिक फल था जिसे डार्क ब्लेज फ्रूट के नाम से जाना जाता था। डार्क ब्लेज फ्रूट एक रैंक 4 आध्यात्मिक फल है जिसे ये जियाओ ने पहले मार्शल सम्राट के खंडहर से प्राप्त किया है, जिसने पूरे एजियो ड्रैगन देश को एकजुट किया था। उन्होंने झाओ यूफेई के साथ मिलकर उस खंडहर की खोज की, और यही वह समय था जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हालांकि ये जियाओ ने अभी भी झाओ यूफेई को नहीं बताया है कि वह उसमें रुचि रखता है, कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन यह वह तथ्य था जिसे झाओ यूफेई और ये जियाओ दोनों अपने दिल में जानते थे। हालांकि डार्क ब्लेज फ्रूट एक रैंक 4 आध्यात्मिक फल है, लेकिन स्वर्गीय मोती की मदद से उसने इसे लंबे समय से रैंक 5 आध्यात्मिक फल में विकसित किया था। इसके विकास के कारण इसकी विशेषताओं में भी वृद्धि हुई। ये शियाओ को कभी भी डार्क ब्लेज फ्रूट का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। यह उसके लिए कोई काम का नहीं है, और चूंकि वह डार्क ब्लेज फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वह बस उन्हें ब्लेज युआनपिल्स में बदल देगा और उन्हें सु परिवार को उपहार में दे देगा। वहां एक शारीरिक साधना तकनीक भी थी जिसे कांस्य शरीर तकनीक के नाम से जाना जाता है। कांस्य शरीर तकनीक भी एक ऐसी चीज थी जो उसे उस खंडहर में मिली थी। उसने कभी उस तकनीक की साधना नहीं की, क्योंकि उसकी नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक कांस्य शरीर तकनीक से कहीं बेहतर थी। इसके बारे में सोचते हुए ये जियाओ ने कांस्य शरीर तकनीक निकाली और इसे सु जुएर को देते हुए कहा, यह उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की एक शरीर साधना तकनीक है। यह ऐसी चीज है जो मुझे संयोग से मिली है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। यह आपके सु परिवार को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये जियाओ की आवाज सुनकर सु जुएर का शरीर कांप उठा। पहले तो वह झिझकी, क्योंकि शारीरिक साधना तकनीकें अन्य साधना तकनीकों की तुलना में बहुत दुर्लभ हैं, और यह शारीरिक साधना तकनीक वास्तव में उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की थी। हालांकि वह झिझक रही थी, फिर भी उसने ये शियाओ से कांस्य शरीर तकनीक ले ली। इसे लेने के बाद उसने तुरंत अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और कहा, भाई, मुझे ये साधना तकनीक देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मुझे वास्तव में एक शरीर साधना तकनीक की जरूरत थी। मेरा भाई अपनी अवरुद्ध मेरिडियन के कारण साधना करने में असमर्थ है। उसके शरीर में एक भी मेरिडियन ऐसा नहीं है जो अवरुद्ध न हो। इस वजह से वह स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ है। अंततः इस साधना तकनीक को विकसित करने के बाद वह साधना के मार्ग पर चल सकता है। धन्यवाद। ये जियाओ देख सकता है कि उसने जो कहा वह बहुत ईमानदार था। उसने उसे तहे दिल से धन्यवाद दिया। जिस भाई के बारे में उसने बात की वह उसका सौतेला बड़ा भाई था। वह उससे बहुत प्यार करता था, और हालांकि वह उसे बढ़ावा नहीं दे सकता था, लेकिन जब भी उसे बचपन में तंग किया जाता था तो उसका भाई सुलिन सबसे पहले उसके लिए खड़ा होता था। वह हमेशा से ही एक शारीरिक साधना तकनीक खोजना चाहती थी ताकि उसका भाई साधना शुरू कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से शारीरिक साधना तकनीक खोजना इतना आसान नहीं था। अब जब ये जियाओ ने उसे वह चीज दे दी है जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी, तो वह उसे अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कैसे न दे सकती थी। ये शियाओ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक छठी कक्षा की गोली है जो उसकी मेरिडियन खोलने में मदद कर सकती है। मैं उस गोली को परिष्कृत कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसके लिए सामग्री नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे सामग्री प्रदान कर सकते हैं तो मैं आपके भाई के लिए उस गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। जिस क्षण सु जुएर ने ये सुना उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए उसे धन्यवाद दिया कि वह सामग्री लेकर आएगी, और जल्दी से बाहर चली गई। ये शियाओ अवाक रह गया। उसने उसकी गायब होती हुई आकृति को देखा और धीमी आवाज में कहा, कम से कम मुझे ये बताने का समय तो दो कि उस गोली को परिष्कृत करने के लिए किन सामग्रियों की जरूरत है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर गेट बंद किया और ब्लेज युआनपिल को परिष्कृत करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। सु जुएर बड़े हॉल में पहुंची, जहां सु परिवार के बड़े बुजुर्ग अभी भी किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे।
सु जुएर को आते देख उसके पिता ने पूछा, जुएर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह 7वीं कक्षा की गोलियां परिष्कृत कर सकता है? सु जुएर ने अपने पिता की ओर देखा, फिर वहां उपस्थित अन्य बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं उन पर विश्वास करती हूँ। पहले तो मैंने भी सोचा था कि भाई ये सिर्फ शेखी बघार रहे हैं, लेकिन अब मैं उन पर विश्वास करती हूँ। उसने गहरी सांस ली और फिर से कहा, मैंने उसकी साधना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके अंदर की सच्चाई नहीं देख पाई, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। इसके बजाय उसे आसानी से पता चल गया कि मैं उसकी जांच करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने मुझे एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक शरीर साधना तकनीक भी दी। अब मेरा भाई साधना शुरू कर सकता है। वह क्या 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 हॉल में एक साथ कई क्या शब्द गूंज उठे और सभी उपस्थित बुजुर्ग खड़े हो गए। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने सु जुएर को अपना वाक्य पूरा भी नहीं करने दिया। उनके लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने कई सालों तक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक की खोज की, लेकिन सु लिन के लिए कोई उपयुक्त तकनीक नहीं खोज पाए। उन्हें जो मिला वह सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक थी। एक अच्छी बॉडी कल्टीवेशन तकनीक न मिलने के कारण सु लिन को उस मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक को साधना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत धीमी वृद्धि हुई। 7 साल से ज्यादा समय तक उस तकनीक को सीखने के बाद भी सु लिन अभी भी मूल कोर दायरे में था। वह मार्शल किंग दायरे में आगे बढ़ने में असमर्थ था, लेकिन अब उम्मीद थी। सु परिवार के मुखिया ने जल्दी से सु लिन को हॉल में बुलाया। जब सु लिन पहुंची तो सु जुएर ने अपने भाई को कांस्य शरीर तकनीक दी, जिसे देखकर सु लिन इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। पिताजी, भाई ये ने मुझे ये भी बताया कि वह एक ऐसी गोली बना सकता है जो बड़े भाई की अवरुद्ध मेरिडियन को खोलने में मदद कर सकती है। इस तरह वो दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। उनका उत्साह अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सु जुएर ने एक बम विस्फोट किया, लेकिन वह यही नहीं रुकी। उसने उन्हें ब्लेज युआन पिल के बारे में भी बताया, जिसके बारे में यू जियाओ ने उसे बताया था। अध्याय 240 आत्मा में दर्द। सु परिवार के हॉल में तुरंत एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने ये जियाओ को जो चाहिए वो देने का फैसला किया और ये जियाओ की देखभाल की जिम्मेदारी सु जुएर के कंधों पर डाल दी गई। जब बुजुर्गों में से एक ने पूछा कि सु लिन के अवरुद्ध मेरिडियन को खोलने के लिए गोली को परिष्कृत करने के लिए ये जियाओ को किन सामग्रियों की आवश्यकता है, तभी सु जुएर को एहसास हुआ कि वह अपने भाई के लिए गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में पूछना भूल गई थी। उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, जिन्होंने उसकी बात सुनकर अपने सिर पर हल्के से थपथपाया। उन्होंने उसे ये शियाओ के पास जाकर पूछने को कहा। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सु जुएर अपने हाथ में एक कागज पर एक सूची लेकर लौट आए। उसने वह कागज अपने पिता को दिया, जिन्होंने उस पर लिखी सामग्री की सूची देखी और कहा, हमारे पास इनमें से कुछ जड़ी बूटियां नहीं हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करने के बाद व्यक्तिगत रूप से औषधीय जड़ी बूटियां उन्हें दूंगा। अन्य लोगों ने सिर हिलाया और उनकी चर्चा का विषय बदल गया। सु परिवार के मुखिया ने कहा, 100 तलवार संप्रदाय के युवा गुरु द्वारा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 20 दिन बचे हैं। वह जल्द ही यहाँ आएंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वर्तमान में ये जियाओ सु परिवार के लिए ब्लेज युआन गोलियां परिष्कृत कर रहा था। उसने 100 ब्लेज युआन गोलियां परिष्कृत करने का फैसला किया और उन्हें परिष्कृत करने में उसे 2 दिन लगे। 2 दिन बाद ये शियाओ अपने कमरे से बाहर आया और अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर एक युवा लड़के को देखा। उसने लड़के को हॉल में ले जाने दिया, जहां उसने उन्हें ब्लेज युआन गोलियां दी और उन्हें ये बताने के बाद कि वह कुछ दिनों के लिए एकांत में जाने का इरादा रखता है, वह वापस अपने कमरे में लौट आया। वापस लौटने के बाद उन्होंने अंतिम चरण को पूरा करने के लिए सीधे स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया, ताकि वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की तीसरी परत की खेती शुरू कर सके और तीसरे ड्रैगन का निर्माण कर सके। वह सीधे 9 मंजिला पगोडा की पहली मंजिल पर गया और वहां पैर मोड़कर बैठ गया और अंतिम चरण को पूरा करने के लिए 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत का परिसंचरण करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही ये शियाओ ने अपनी साधना तकनीक की दूसरी परत का संचार करना शुरू किया, उसके दिव्य सागर के अंदर दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन छोटा और छोटा होने लगा, मानो उसे किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा संकुचित किया जा रहा हो। हालांकि वह छोटा होता जा रहा था, लेकिन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। इसके बजाय उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे कि उसका लंबे समय से प्रतीक्षित सपना जल्द ही सच होने वाला था। 3 दिन बाद, जो बाहर बिताए गए एक दिन के बराबर था, ये शियाओ के दिव्य सागर के अंदर दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन इस हद तक संकुचित हो गया कि उसका शरीर केवल 1 मीटर लंबा रह गया
और इससे भी अधिक, वह वास्तव में एक बड़े पारदर्शी अंडे में बदल गया जिसके खोल पर रहस्यमय हल्के नीले रंग का पैटर्न उकेरा गया था। एक दिन बाद अंडे का छिलका टूटने लगा और हर पल उसके टूटने की गति बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद वह अंडा दरारों से भर गया और ऐसा लगने लगा कि वह फटने वाला है। बूम! अंडा फट गया और ये शियाओ के दिव्य सागर में बहुत ज्यादा आत्मिक ऊर्जा फैल गई। आत्मिक शक्ति के साथ साथ एक सुंदर ड्रैगन भी उसके दिव्य सागर के आकाश में उड़ गया। ये शियाओ को समझ में नहीं आया कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन एक अंडे में क्यों बदल गया। फिर अंडे के फटने के बाद यह एक बार फिर बड़ी मात्रा में आत्मा बल के साथ बाहर आया, लेकिन चूंकि आत्मा बल पहले से ही उसके पूरे दिव्य सागर को भर रहा था, इसलिए उसने लालच से उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। गर्जन! अचानक ये शियाओ के शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो 9 मंजिला शिवालय की सभी 9 मंजिलों को भेदता हुआ सीधे आकाश में चला गया और एक ऐसी शक्तिशाली आवाज के साथ जोर से दहाड़ा जो स्वर्ग को हिला सकती थी। गर्जन! ये शियाओ ये देखकर दंग रह गया। ऐसा एक बार फिर हुआ। इससे पहले स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन भी उसके शरीर से बाहर आया था और फिर उसके साथ विलीन हो गया। अब यह दूसरी बार हुआ। इस बार दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन उसके शरीर से बाहर आया और आकाश में उड़ गया। ये स्थिति देखकर उसके मन में एक संभावना उभरी, लेकिन यह बहुत ही पागलपन भरा विचार था। गर्जन! दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ता हुआ गया और अत्यंत तेज गति से वही ये जियाओ की ओर वापस उड़ गया। ये देखकर ये जियाओ को पता था कि जो संभावना उसने सोची थी वह सच होने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को तैयार किया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ जो हुआ उसके विपरीत, इस बार दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसके शरीर के साथ विलय करना शुरू नहीं किया, इसके बजाय ये सीधे उसकी भौहों के बीच के स्थान के माध्यम से उसके दिव्य सागर में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मा के साथ विलय करना शुरू कर दिया। बकवास! जैसे ही ये जियाओ को खुशी महसूस हुई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व भय उभर आया। आह! ये शियाओ चिल्लाने लगा क्योंकि एक भयानक दर्द ने अचानक उसके पूरे शरीर को हिला दिया। अगर यह शारीरिक दर्द होता तो वह अभी भी सहन कर सकता था, लेकिन इस बार दर्द उसकी आत्मा से निकल रहा था। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन धीरे धीरे अपनी प्राचीन दिव्य आत्मा के साथ एक हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसे इतना दर्द हुआ कि वह सीधे अपनी चेतना खो बैठा और बेहोश हो गया। यद्यपि ये जियाओ ने अपनी चेतना खो दी थी, फिर भी वह समय समय पर दर्द से कराह रहा था क्योंकि वह जो दर्द महसूस कर रहा था वह असहनीय था। ये जियाओ को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही स्वर्गीय मोती के बाहर था और कोई उसके कमरे के गेट पर दस्तक दे रहा था। पहले तो ये जियाओ विचलित था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सब कुछ अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो गया। दस्तक दस्तक! इससे पहले कि वह अपने दिव्य सागर की जांच कर पाता, एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये जियाओ ने खड़े होकर दरवाजा खोला। वहां उसने सू जू को खड़ा देखा। उसने उसे अंदर बुलाया और अपने हाथों से उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जबकि वह खुद उस कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सू जू बैठ गई, एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि आप एकांत में थे और मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे पास आपको परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये ठीक है, ये शियाओ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं भी अपना एकांतवास समाप्त करने वाला था, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 दिनों के बाद सू जू को आश्चर्य हुआ कि ये जियाओ केवल 2 दिनों के लिए एकांत में चला गया। ये शियाओ भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह किसी और कारण से आश्चर्यचकित था। यहाँ 2 दिन बिताने का मतलब है कि उसने 9 मंजिला पगोडा की पहली मंजिल के अंदर 6 दिन बिताए। उसे अभी भी याद है कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन चौथे दिन उसकी प्राचीन दिव्य आत्मा के साथ विलीन होना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि उसे दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के साथ पूरी तरह से विलीन होने में पूरे 2 दिन लगे। सू जू को तुरंत एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, खासकर तब जब वह ये जियाओ से परिचित नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने मजबूत हो? ये जियाओ ने असमंजस में उसकी ओर देखा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि सू जू उससे उसकी साधना के बारे में क्यों पूछ रही थी। उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर सू जू थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर बोली, मैंने तुम्हें सुपरिवार की परेशानी के बारे में पहले ही बता दिया है। क्या तुम्हें वह खजाना याद है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी? ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसे अभी भी याद है। सू जू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उस खजाने की खोज के लिए टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना चाहती हूँ।
100 तलवारों का युवा स्वामी अगले 18 दिनों में यहाँ आने वाला है। मेरे सुपरिवार में 100 तलवार संप्रदाय से लड़ने की ताकत नहीं है। यदि मेरा सुपरिवार नष्ट हो गया तो 100 तलवार संप्रदाय का युवा गुरु निश्चित रूप से अपने संप्रदाय के एकमात्र मार्शल संत को टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर उस खजाने की खोज करने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद वह खजाने पर अपना हाथ रख सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए परिवार में सभी से चर्चा करने के बाद मेरे पिता ने खजाने की तलाश करने का निर्णय लिया, लेकिन हम पहले ही कई बार खोज चुके हैं और हमें कुछ नहीं मिला। यहां तक कहने के बाद सू जुएर रुक गई। ये जियाओ ने भी इस पल एक लंबी सांस ली क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा, तो आपके पिता ने मुझे खजाने की तलाश में आपकी मदद करने के लिए कहने का फैसला किया। चूंकि मैं पिलकिंग हूं और सू परिवार में कोई भी मेरी साधना को नहीं देख सकता, इसलिए वे जानते थे कि मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मेरे लिए उस खजाने को खोजने की बहुत संभावना है ना? सू जुएर ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन ये सच था इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ की बात की पुष्टि की।